आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बुधवार सुबह बारामती में प्लेन क्रैश होने से निधन हो गया। इस हादसे में अजीत पवार के साथ 4 अन्य लोगों की भी मौत हो गई, जिनमें विमान के दोनों पायलट भी शामिल हैं। खराब मौसम और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी केवल 800 मीटर रह गई थी। डिप्टी सीएम ने मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरी थी। सुबह 8:45 के करीब लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो गया। अजीत पवार बारामती में जनसभा के लिए जा रहे थे। वहां पर पंचायत का चुनाव होने वाला है और सभाओं को संबोधित करना था उन्हें, और इसीलिए वो जा रहे थे मुंबई से बारामती। बारामती में हुए विमान हादसे की शुरुआती वजह खराब मौसम और लो विजिबिलिटी मानी जा रही है। हादसे के वक्त बारामती की लैंडिंग स्ट्रिप यानी कि हवाई पट्टी वाले इलाके में घना कोहरा था, जिससे विजिबिलिटी काफी कम होकर करीब 800 मीटर तक की रह गई थी। बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से विमान को लैंड कराने में दिक्कतें आई और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खेतों में विमान का मलबा गिरा। विमान जैसे ही जमीन पर गिरा तुरंत उसमें आग लग गई। मलबे से धुआं निकलता देख और आवाज सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे। चश्मदीदों के मुताबिक विमान लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान लड़खड़ाया और पलक झपकते ही क्रैश हो गया। विमान के क्रैश होने के बाद करीब 5 धमाके हुए और विमान आग का गोला बन गया। क्रैश के बाद शवों की पहचान करना मुश्किल हो गया। उनकी पहचान कपड़ों के आधार पर करनी पड़ी। ये भी सामने आया कि बारामती के इस हवाई पट्टी पर नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कोहरे और कम विजिबिलिटी की स्थिति में लैंडिंग और ज्यादा जोखिम भरी हो जाती है। अजीत पवार चार्टर्ड जेट से यात्रा कर रहे थे और लैंडिंग के प्रयास के दौरान यह हादसा हुआ। इस हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन की खबर फैलते ही माहौल गमगीन हो गया। परिवार से मिलने पहुंची एनसीपी एससीपी सांसद और अजीत पवार की बहन सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी एवं राज्यसभा सांसद सुमित्रा पवार खुद को संभाल नहीं सकी, फूट फूट कर रो पड़ी। बारामती में हर चेहरा शोक और सन्नाटे से भरा दिखाई दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बारामती विमान हादसे में निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना है। दिवंगत आत्माओं को शांति मिले तथा शोकाकुल परिवार के प्रति भी मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की। अजीत पवार के निधन पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी संवेदना व्यक्त की। महाराष्ट्र के पवार का घटना में निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से उनसे मेरा व्यक्तिगत रूप से भी परिचय था, मिलना था, कई सारे कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में मिलना होता था। सरलता से मिलना, लोगों से लोगों के बीच में रहना, सेवा करना और एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य में अपनी अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दी। उनका जाना एक बहुत बड़ा स्थान कर रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनके श्री चरणों में स्थान और उनके पारिवारिक जनों को, सभी समर्थकों को, उनके समर्थकों को, सबको भगवान इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। सर, एक गैरसैंण में सत्र सर क्या आप करने जा रहे हैं, कैसा है, किसको लेकर कुछ चर्चा सर आज? वो हम लोग पहले ही मंत्रिमंडल में ये तय कर चुके हैं, मंत्रिमंडल में तय कर दिया है। इस बात का बजट का सत्र होगा। बजट का सत्र हमारी पुस्तकालय राजधानी आप पहले से सभी तैयारियां वहाँ पर हो रही और अच्छा सत्र हो, क्योंकि विधानसभा में बजट इस बार प्रस्तुत होना है, आम प्रस्तुत होना है, उसको सुझाव के कार्यक्रम चलते हैं, अन्य कार्यक्रम चलते हैं।
तिथि को लेकर सब कुछ चर्चा है वैसे, और तिथि तय कर लेंगे, बता जी देंगे। हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। अजीत दा महाराष्ट्र के लाल रहे और उन्होंने जिस प्रकार से आज पूरा राजनीतिक जगत उनके आकस्मिक निधन से दुखी है, हम सब मर्माहत हैं और हम सब उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। सिद्धार्थनगर से खबर। सिद्धार्थनगर महोत्सव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सहित जिले की भारी संख्या में बीजेपी के नेता और गणमान्य लोग वहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित करके किया और इसके बाद मंच से उन्होंने 1051 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का रिमोट के द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास किया। ढाई हजार वर्ष पहले ये जनपद जिनके नाम पर बना है, राजकुमार सिद्धार्थ, उन्हीं का राज्य था। कपिलवस्तु उनकी राजधानी थी। ज्ञान की खोज के लिए निकले, जीवन की वास्तविकता और जीवन की सच्चाई को जानने के लिए निकले, सब कुछ छोड़ा, गया विश्व प्रसिद्ध तीर्थ गया जी में गए, एक लंबी साधना की, ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सर्वाधिक चातुर्मास उन्होंने जीवन के श्रावस्ती जनपद में संपन्न किए। जीवन का जो सार था, अभी आपने थीम सॉन्ग के माध्यम से सुना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। यानी धर्म की शरण में जाता हूं। धर्म की शरण में जाने के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि और विवेक चाहिए। बुद्धि और विवेक होगा और साथ साथ संगठन होगा। याद रखना, शक्ति असुरों के हाथों में आती है तो विध्वंस करेगा, शक्ति देवों के हाथों में आएगी तो सकारात्मक ऊर्जा से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगी। और यही तो कारण डबल इंजन सरकार भी आज आपके जीवन में करने का प्रयास कर रही है। सिद्धार्थनगर महोत्सव का आज उद्घाटन हुआ। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। इस महोत्सव में आपको बता दूं कि 5 दिन का ये महोत्सव चलता है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे थे और 1052 बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट और पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को बुधवार को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच बरेली से रवाना किया गया। उनके जाने से पहले हालात उस समय तनावपूर्ण हो गए जब समर्थक उनकी गाड़ियों के काफिले के आगे सड़क पर लेट गए। समर्थकों को हटाने के दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई और काफी देर तक वहां पर हंगामा चलता रहा। करीब 1 घंटे की मशक्कत और उन्हें समझाने के बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। इसके बाद 5 गाड़ियों के काफिले में
कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच अलंकार अग्निहोत्री को बरेली से रवाना किया गया। काफिले के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल और पीएससी के जवान भी तैनात रहे। झांसी में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर रविंद्र शुक्ला ने इन नियमों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। बुधवार दोपहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि यूजीसी कानून में संशोधन नहीं हुआ तो वे बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि नए नियमों के बाद बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे बेकार साबित हो गए। डॉक्टर शुक्ला के मुताबिक ये कानून हिंदू समाज की एकता को कमजोर करता है, इसलिए इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। कि सीधा ये है कि हम लगातार एक सिद्धांत लेकर चल रहे हैं राष्ट्रवाद का। जातिवाद की राजनीति हमने कभी नहीं की, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जातिवाद की राजनीति प्रारंभ हो गई है। और मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अनेक दल इस देश के अंदर हैं जो केवल जातिवाद का ही एजेंडा चलाते हैं। मैं एक प्रश्न कर रहा हूं कि अगर जातिवाद आप करेंगे तो जितने बड़े शोरूम उनके हैं उतने बड़े शोरूम तो आप बना ना पाओगे, क्योंकि उनका तो एजेंडा वही है। आप राष्ट्रवाद से हटोगे तो निश्चित रूप से बर्बाद होगे, एक बात। दूसरी बात, इस यूजीसी के इस अधिसूचना में जो 13 जनवरी को जारी की गई है उसमें दुर्भाग्यपूर्ण अनुबंध जोड़े गए हैं। नंबर 1, ये केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए बनाया गया। और इसी के साथ यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और खबर मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने जिले के डीएम को पत्र लिखकर विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया में हो रही देरी और अनियमितताओं पर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि एसआईआर अभियान का दूसरा चरण लगभग 10 दिनों की देरी से शुरू हुआ और नो मैपिंग मतदाताओं को भेजे जाने वाले नोटिस बहुत धीमी गति से जारी किए जा रहे हैं, जिससे मतदाताओं को परेशानी हो रही है और उनके वोट का अधिकार प्रभावित हो सकता है। डिंपल यादव ने डीएम से पत्र के जरिए कहा है कि एसआईआर नोटिस की प्रक्रिया को तुरंत निस्तारित किया जाए और मतदान बूथ के निकटतम स्थान पर एसआईआर का कैंप लगाया जाए ताकि मतदाताओं को सुविधा मिले। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दिया है कि मतदाताओं की समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाए। महाराष्ट्र के बारामती में हुए अजीत पवार विमान हादसे में उत्तर प्रदेश की जौनपुर जिले की पिंकी माली की भी मौत हुई है। पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट थीं और जौनपुर के केराकत तहसील के भैंसा गांव की रहने वाली थीं। पिंकी की मौत की खबर से उनके गांव में गम का माहौल है। परिजनों के मुताबिक पिंकी की शादी 4 साल पहले हुई थी और उनका परिवार मुंबई में रहता है। पिंकी माली के पति प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उनकी परिवार के लोग भी गाँव में रहते हैं। राजेश मालिक। क्या हुआ मुंबई में? मुंबई में चाचा की हमारी लड़की है जो न प्लेन हादसा में जो है शिकार हो गई। इससे क्या है? ये हमारे परिवार की लड़की, हम लोग बहुत दुख में है पड़े हैं, है ना। ये लड़की मुंबई में रहती थी, है ना। कोई अपने जो है कि ड्यूटी भी कर रही थी और उसी में जो है। शादी कब हुआ था? शादी तो सर इस समय लगभग 3-4 साल हो गया होगा। पूरा परिवार मुंबई में रहते हैं? तो पूरा परिवार, उसके पिताजी और माताजी मुंबई रहती हैं और बाकी परिवार सब यहीं पे रहते हैं। आज हमारे लिए बहुत ही दुखद दिन है। हमारे मित्र, हमारे समाज के श्री शिव कुमार माली जी की पुत्री थी, जो शिव कुमार माली जी हमारे मित्र भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे समाज के हैं। केराकत भैंसा गांव के रहने वाले हैं। रोजी रोटी के चक्कर में वो बॉम्बे चले गए थे। इधर करीब 20 साल से बॉम्बे में रह रहे हैं और राष्ट्रवादी श्री अजीत पवार जी के पार्टी में वो नेता भी हैं और उनकी बेटी का दुखद
प्लेन क्रैश में निधन हुआ है। हम लोग बहुत दुखी हैं और उनको ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने चरणों में स्थान दे और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम की खबर हम आपको बता दें कि कल की पीठ के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम बुधवार को हापुड़ पहुंचे। हापुड़ पहुंचने पर उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इस मामले में पुलिस प्रशासन को संयम से काम लेना चाहिए था, क्योंकि ऐसी घटनाओं से सनातन धर्म को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2027 को ध्यान में रखकर एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है और अविमुक्तेश्वरानंद जी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि शंकराचार्य को यह बात समझनी चाहिए और उन्हें विवादों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि संत समाज को आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर सनातन की एकता को बनाए रखने की जरूरत है। देखिए, यूजीसी के एक्ट को मैंने अभी पढ़ा नहीं है और इसलिए मैं अभी उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। जहां तक विरोध का सवाल है तो भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। इसमें लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का सबको अधिकार है। यूजीसी में क्या चेंज आया है, क्या उसमें अमेंडमेंट है या क्या नया एक्ट है, जब मैं उसे पूरा स्टडी कर लूँगा फिर मैं उस पर बात करना चाहूँगा। लेकिन मैं भारत सरकार से एक आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वक्त भारत को यूनाइट होने की ज़रूरत है। कुछ ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। तो भारत में जातियों के नाम पर जो भेदभाव है ये नहीं होना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पुलिस और प्रशासन को संयम से काम लेना चाहिए और पुलिस प्रशासन को संयम से काम लेना चाहिए था। विवाद स्थानीय स्तर का है, लेकिन अब ये राष्ट्रीय स्तर का बन चुका है। इससे सनातन को नुकसान हो रहा है। कानपुर में जूना अखाड़ा के प्रवक्ता नारायण गिरि जी महाराज ने आनंदेश्वर मंदिर के निरीक्षण के दौरान मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया और कहा कि जनता उन्हें स्वीकार करना चाहती है। प्रयागराज की घटना की निंदा करते हुए उन्होंने इसे साधु संतों को आपस में लड़ाने की साजिश बताया। नारायण गिरि जी महाराज ने कहा कि योगी स्वयं संत हैं और सभी संप्रदायों को समान दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने इस मौके पर यूजीसी बिल को लेकर भी सरकार से वापस लेने की मांग की। ये तो जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे योगी जी प्रधानमंत्री के दावेदार है। दावेदार क्या है, वो तो पूरा जनता का मांग है और मोदी जी ने कह भी दिया है कि मैं 75 साल के बाद रिटायर हो जाऊंगा। तो अब मोदी जी को अपना संन्यास ले लेना चाहिए और विशेष रूप से मान लीजिए कि ये जो है साधुओं को आपस में लड़ाने का एक षड्यंत्र है और ये जो आपका समाजवादी मानसिकता के अधिकारी है वो अधिकारियों ने जो है उनको रोका कि पहले रोकना नहीं चाहिए था और महाराज जी को भी जिद नहीं करना चाहिए। गंगा किनारे जब इतने साधु रहते हैं और स्नान करते हैं तो स्नान आराम से कर लेते हैं, इतना बड़ा तामझाम के साथ जाने का क्या जरूरत है। तो बहुत सी कहीं न कहीं है तो आपस में समाधान हो जाएगा और ये आपस में साधुओं को लड़ाने का प्रयास है तो निश्चित रूप से तो संत महात्मा सब ये कि ऐसा कुछ बात नहीं है, जो जितना मोल को बनाया जा रहा है वैसा कुछ है नहीं जी। कानपुर में यूजीसी के नए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का एक अनोखा रूप देखने को मिला। यहां स्वर्ण समाज के लोगों ने विरोध जताने के लिए सिर मुड़वाने का अनोखा विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उनका कहना है कि सरकार द्वारा जो यूजीसी का नया नियम लागू किया गया है वो सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ है और इसे काला कानून उन लोगों ने बताया और तुरंत वापस लेने की मांग की। खबर इटावा से। इटावा के विकास भवन से
बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आई है। जिला पंचायती राज अधिकारी यानी डीपीआरओ बनवारी सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्हें पंचायती कार्यों के आवंटन के दौरान घूस लेते और 500 रुपए के नोट को गिनते हुए दिखाया गया है। वीडियो में अधिकारी अन्य पंचायत से 2 लाख रुपए तक की मांग करते भी सुने जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बनवारी सिंह फरवरी महीने में रिटायर होने वाले हैं और इटावा सांसद जितेंद्र दोहरे के समधी हैं। वीडियो में अधिकारी विकास भवन में अपनी ही कुर्सी पर बैठे करारे नोट ले रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया और उच्च अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। पीलीभीत में यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान सवर्ण समाज के लोगों ने सिर मुंडवाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हुए, डीएम कार्यालय पहुंचे, यूजीसी के नए नियम को काला कानून बताया और उसके वापस लेने की मांग भी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं दूसरी ओर ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लोग यूजीसी का जो नया नियम है उसके समर्थन में खुलकर सामने आए हैं और इसे अपने हित में बताया। इस मुद्दे पर जिले में 2 अलग अलग वर्गों की राय साफ तौर पर देखने को मिली। प्रशासन की ओर से ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।